नमस्कार। एग्जाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आप सभी के शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर के। तो आपको हम बताते चले, यदि आप शिक्षक बनना चाहते हैं, यदि आप जेटेट पास करना चाहते हैं, सहायक आचार्य परीक्षा पास करना चाहते हैं, सहायक अध्यापक आकलन परीक्षा पास करना चाहते हैं, अब तक आपने महसूस किया होगा कि यदि आप में से किसी ने फेल किया है तो वो फेल करने की चांसेस जो होती है 2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, इसी के अंतराल में लोग फेल करते हैं। तो यहाँ पर फेल करने का रीजन होता है सीधे सीधे बाजार जाना और वहाँ से प्रैक्टिस सेट लेकर के आना और सीधे 1 महीना के अंदर परीक्षा पास कर जाना। तो ये सारे रोगों से आपको मुक्ति दिलाना पड़ेगा। ये जो है बहुत बड़ी बीमारी है आपकी, जो कि आप ये करते हैं और यहाँ पर पढ़ते नहीं हैं। तो आपको अगर ये 2 नंबर, 4 नंबर, 10 नंबर से यदि आप फेल कर रहे हैं, किसी में रिजल्ट नहीं हो रहा है, तो आप यहाँ पर हमारे चैनल के साथ जुड़िए, जिसमें आपको यहाँ पर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक पर आधारित सारे प्रश्नों की, सारे सब्जेक्ट की तैयारी करवाई जा रही है। जहाँ पर यदि आप जुड़ते हैं तो आपको यहाँ पर 100 नहीं 101% पास होने की गारंटी देता है। जहां आप 2-4 नंबर कम करके चलते फेल हो रहे थे, वहां आपको 2-4-5 नंबर ऑटोमेटिक बढ़ने वाला है। तो आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो अपनी कमजोरी को छुपाए नहीं। जरूर आपको ये लगा होगा कि ये सही बात है। तो यदि आपको लगता है तो आप यहाँ पर अगर आकलन परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो 501 रुपये में आपको लाइफ टाइम दिया जा रहा है। अगर जेटेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो 999 रुपये, और सहायक आचार्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो 999 रुपये में आप हमारे साथ जुड़ करके यहाँ पर डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं, एनसीईआरटी का नोट्स खरीद सकते हैं। और यहाँ से सारी तैयारियां जब से आप करेंगे तो आपको यह महसूस होगा, कुछ ही दिनों में आपको यह महसूस होगा, आपको पता चलेगा कि जो हम में कमियां थी वो कमी अब दूर हो रहा है। तो आप जल्दी करेंगे और जरूर जुड़। प्लेग किसकी कमी से होता है? जीवाणु, विषाणु, कवक या प्रोटोजोआ? तो देखिए यहाँ पर प्लेग जो होता है वो आपका यहाँ पर जो हो जाता है वो जीवाणु की कमी से होता है। प्लेग किसी कमी से होता है? जीवाणु की कमी से होता है। तो देखिए सारे नोट्स ये दिए हुए हैं, इसका हम आपको जो है ट्रिक भी दिखाएंगे, तो आप बने हुए रहिएगा कि जीवाणु की कमी से कौन कौन सा रोग होता है। इसका वीडियो भी हमने दे दिया है, लेकिन अभी आपको हम ट्रिक भी दिखा देंगे, ठीक है। डिप्थीरिया किसकी कमी से होता है? विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ या जीवाणु? तो इसका भी आंसर जो है आपका क्या है? जीवाणु, यानी डिप्थीरिया भी जो है आपको जीवाणु की कमी से होता है, ठीक है। टाइफाइड या जिसको कह लीजिए तपेदिक किसकी कमी से होता है? प्रोटोजोआ, विषाणु, कवक या जीवाणु? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर जीवाणु होगा। जीवाणु की कमी से जो होता है टाइफाइड या तपेदिक नामक रोग होता है। चलिए अब आपको हम यहाँ पर दिखा देते हैं। ऐसे ये वीडियो हमने दे दिया है और इसका नोट्स भी दे दिया है। तो जो लोग नोट्स नहीं परचेज कर रहे हैं उनको ही प्रॉब्लम हो रही है, जो नोट्स परचेज किए एक बार देख लीजिएगा। देखिए जीवाणु से कमी से होने वाले रोग का नाम याद रखने का ट्रिक है। क्या लिखा हुआ है? पंडिताई का टीका नींव है। पंडिताइन का टीका नींव है बैक्टीरिया। क्या लिखा हुआ है? पंडिताई का टीकू नींव है बैक्टीरिया, ठीक है। अब देखिएगा, तो पं का मतलब प्लेग है, डी का मतलब डिप्थीरिया है, टाई का मतलब टाइफाइड या तपेदिक है, का मतलब देखिए काली खांसी है, और यहाँ पर टी का मतलब देखिए टेटनस है, और कू का मतलब कुष्ठ है, न्यू का मतलब न्यूमोनिया, और है का मतलब हैजा, और यहाँ पर बैक्टीरिया, ठीक है। तो ये सभी देखिएगा आपका बैक्टीरिया जीवाणु की कमी से होने वाले ये सारे रोग हैं। तो ये सारे रोगों को बैक्टीरिया जीवाणु की कमी से होता है, तो बैक्टीरिया याद रख लीजिएगा। और ऐसे ऐसे हम आपको यहाँ पर जो है 500 ट्रिक देने वाले हैं। तो आप जो नहीं जुड़े हैं वो जरूर जुड़ जाइए और सभी ट्रिक्स को भी देख लीजिएगा और सारे एनसीईआरटी पाठ्यक्रम को भी देख लीजिएगा, ठीक है। इनमें कौन उचित भिन्न है, या उसी को हम लोग कहते हैं समभिन्न है, ठीक है। 3/5, 7/3, 3×2/5 या कोई नहीं। तो देखिए उचित भिन्न का जो नियम होता है, देखिए हम लिख दिए हैं, अब प्रैक्टिस सेट है इसलिए आप जल्दी जल्दी बनाएंगे। तो उचित भिन्न में देखिए अंश छोटा होता है और हर क्या होता है? बड़ा होता है, ठीक है। उचित चिन्ह में क्या होता है? अंश छोटा और हर बड़ा होता है। इसके आधार पर आपको सेलेक्ट कर लेना होगा, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, इसमें कौन अनुचित भिन्न है या विषम भिन्न है? जस्ट उल्टा होगा, 7/5, 3/5, 8×2/6 या कोई नहीं। तो जस्ट उल्टा होगा। तो क्या उल्टा होगा? तो इसमें अंश बड़ा होगा और हर क्या होगा? छोटा होगा, ठीक है। तो अंश छोटा और बड़ा पर यहाँ पर निर्भर कर रहा है, तो इसको दोनों को देख लेना। इसका राइट आंसर ए है। इसमें कौन मिश्र भिन्न है? तो मिश्र भिन्न का मतलब वो होता है जो पूर्णांक में रहता है। क्या रहता है? जो पूर्णांक में रहता है उसको हम लोग मिश्र भिन्न कहते हैं, इंटीजर के रूप में जो रहता है। तो 3 इंटीजर 1/2 इसको हम लोग लिखेंगे, तो ये मिश्र भिन्न है, ठीक है। कौन है? मिश्र भिन्न है।
आगे देखिएगा, इसमें कौन असमान भिन्न है? तो लाइक भिन्न, अनलाइक भिन्न होता है, समान असमान भिन्न। तो देखिए इसमें अंश और हर पर निर्भर करता है ना, किस पर निर्भर करता है? हर पर। यदि हर में सब संख्या जो है, हर में जितना है वो सब बराबर है तो उसको हम लोग कहेंगे समान भिन्न, और सब अलग अलग है तो उसको हम लोग कहेंगे असमान भिन्न। तो यहाँ पर आप देखिएगा हर में सब में 5 5 5 ये सब क्या है? समान है, तो इसलिए इसको हम लोग कहेंगे समान भिन्न, ठीक है। और यहाँ पर देखिए सब अलग अलग है तो ये असमान भिन्न होगा। इसमें भी सब अलग अलग, सब एक जैसा है तो ये समान भिन्न है, और इसमें भी कोई नहीं, तो यहाँ जो अलग अलग था वो असमान भिन्न था, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो जिसका हर अलग अलग हो असमान भिन्न है, ठीक है। असमान हर वाले भिन्न को असमान भिन्न कहते हैं। अब यहाँ पर 2/7 और 3/5 में कौन बड़ा है आपको बताना है। तो देखिए 2/7 है कि 3/5 है, या दोनों है या कोई नहीं। तो आपको क्या करना है, इसको तिरछा तिरछे गुना कीजिएगा, तो इधर होगा 10 और इधर होगा 21। तो 21 तरफ वाला भिन्न कौन है? 3/5 है, तो ये बड़ा है, जो बड़ा हो गया वही बड़ा है, तो 3/5 यही इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, यहाँ पर बाबूलाल के पास 20 गाय है और छोटे लाल के पास 2 गाय है, तो दोनों के गायों की संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। अनुपात मतलब देखिए जो पहले दिया हुआ है बाबूलाल के पास, उसके बाद छोटे लाल के पास, ठीक है। तो बाबूलाल के पास और छोटे लाल के पास गायों का अनुपात जब आप ज्ञात कीजिएगा, तो बाबूलाल के पास कितना है बताइए? बाबूलाल के पास 20 है, ठीक है, और छोटे लाल के पास कितना है? 2 है, तो 2 हो गया, तो 2 एकम 2 और 2 दहियम के 20, यानी कितना हो गया? 10:1 हो गया, यही इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है। अगला देखिएगा, यहाँ पर संदीप के थैले में 30 नीली गेंद है एवं 20 हरी गेंद है, नीली गेंदों की संख्या का हरी गेंदों की संख्या से अनुपात क्या होगा? 30:50, 3:5, 30:20 या 3:2। देखिए क्या पूछा है, 20 हरी गेंद है और नीली गेंद है, किसके पास है? देखिएगा संदीप के पास थैले में 30 नीली गेंद है, तो नीली गेंदों की हरी गेंदों से पूछा, तो नीला गेंद का ऊपर रखिए 30 और यहाँ पर हरा गेंद कितना है? 20। तो ये कट गया 0 0, तो 3:2 हो जाएगा। कितना इसका आंसर हो जाएगा? 3:2। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी डी हो जाएगा, ठीक है। दो समकोण का मान कितना होता है? 180 डिग्री, 90 डिग्री, 145 डिग्री, ठीक है। तो अब आप देखिए यहाँ पर क्या आंसर होगा, तो एक समकोण होता है कितना? 90 डिग्री, तो 2 समकोण, तो 2 गुने 90 डिग्री यानी कितना हो जाएगा? 180 डिग्री, ठीक है। तो 180 डिग्री किस में है? ए में है, तो ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 4 समकोण का मान कितना होगा बताना है। 4 समकोण का मान आया हुआ है, ये सभी जो है आकलन परीक्षा में आए हुए 4 समकोण, तो 4 गुने 1 समकोण हो गया, तो 4 गुने 1 समकोण 90 डिग्री का होता है, तो 4 गुने 90 यानी 360 डिग्री, तो 360 किस में है? सी में है, तो सी इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अगला देखिए, रमेश शब्द के अक्षरों से कौन सा शब्द नहीं बनेगा? आपको देखना है कि रमेश जो हम लिखे हुए हैं उस अक्षर से कौन सा शब्द नहीं बन पाएगा। राम, देखिए राम तो बनेगा क्योंकि इसमें सारा चीज आया हुआ है, ये सही है। नहीं वाला आपको पूछना है, तो ये सही वाला बनेगा वाला है। अब देखिएगा यहाँ पर सेम, सेम इसमें आ रहा है कि नहीं? SEM, सेम आ रहा है, ये भी बनेगा। अमर, AMER, AMER, देखिए AMER, ये भी बनेगा, ये भी बनेगा। अमन, AMON, देखिए इसमें ओ कहीं नहीं आया है, ओ और एन दो नया चीज आया है, ए और एम तो है लेकिन ओ एन नहीं है, तो ओ एन इसमें नहीं है, तो ये नहीं बनेगा, ठीक है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह से आपको पकड़ लेना है, ठीक है। कार्टून शब्द के अक्षरों से कौन सा शब्द नहीं बनेगा? अब देखिए कार्टून शब्द के अक्षर से कौन सा शब्द नहीं बनने वाला है। सबसे पहले दिया है कार, तो कार तो बनेगा। उस पर दिया TRAS, TRAS, देखिए इसमें एस कहीं नहीं आया है, एस कहीं आया है? नहीं आया है, इसमें एस दिया, इसलिए यही नहीं बनेगा। हो गया क्लियर, ठीक है। कौन नहीं बनेगा? तो ट्रेस नहीं बनेगा। चलिए इसी तरह से चेक कीजिएगा फटाफट, तो आपका हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिएगा, विश्व की सबसे लंबी नदी का नाम बताइए। गोमती नदी, मिसिसिपी नदी, लूनी नदी या नील नदी। कौन सी नदी है विश्व की सबसे लंबी नदी? तो विश्व की सबसे लंबी नदी जो है वो नील नदी होती है। प्रैक्टिस सेट है, आप जल्दी बनाइएगा, और सभी का नोट्स आपको दे दिया गया है। नील नदी किस महादेश में बहती है? एशिया, अफ्रीका, यूरोप या उत्तरी अमेरिका। 1001 बार ये प्रश्न आया हुआ है, ठीक है। ये अफ्रीका महाद्वीप में है ना, बहुत बार आया हुआ है, और आप देख लीजिएगा। उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका से एक संक्रिय स्थल से जुड़ती है, जिसको क्या कहते हैं? पनामा जल संधि, पनामा स्थल संधि, पनामा दरर संधि, या यहाँ पर कहते हैं मिस्र नहर संधि। सबसे पहले उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका से एक संक्रिय स्थल से जुड़ती है, स्थल से जुड़ रही है। देखिए ये तो पनामा का ही चीज है, लेकिन अब पनामा में 2 चीज रहा है, जल संधि, स्थल संधि, दरार संधि, तो ठीक है। तो अगर जल से जुड़ेगा तो जल संधि कहिएगा, स्थल से जुड़ेगा तो स्थल संधि। तो यहाँ क्या पूछा है? से एक संक्रिय स्थल से, देखिए स्थल से जुड़ी हुई पूछा है, स्थल, तो ये स्थल हो जाएगा, ठीक है। तो पनामा स्थल संधि हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला हो जाएगा क्या चाहिए? ऊपर
नीचे, अंदर क्या होगा, ऊपर नीचे, तो अंदर के साथ क्या होगा, भीतर, उत्तर, बाहर या घर। तो अंदर का क्या होता है, ऊपर का विलोम नीचे होता है, तो अंदर का क्या होगा, बाहर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अंदर का क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो बाहर इसका राइट आंसर होगा। ओके। बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा है। बुढ़ापा देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, भाववाचक। बुढ़ापा दिया हुआ है भाववाचक। तो सेना क्या होगा आपको बताना है, ठीक है। व्यक्तिवाचक, धातुवाचक, समूहवाचक या द्रव्यवाचक। तो बुढ़ापा भाववाचक है, तो सेना आपको क्या हो जाएगा, तो सेना आपको समूह में रहता है, इसलिए समूहवाचक में चला जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, विषम शब्द चुनिए। विषम शब्द चुनने का मतलब होता है, देखिए इसमें 4 गो में एगो जो है वो सबसे अलग होगा। पीतल, इस्पात, कांसा या टीन, ठीक है। तो देखिए पीतल है, पीतल ये मिश्र धातु है, मिश्र धातु है। का इस्पात भी मिश्र धातु, स्टेनलेस स्टील। कांस्य भी मिश्र धातु है, लेकिन टीन जो है वह धातु है, इसलिए ये सबसे अलग है। ये तीनों मिश्र धातु है, ये अलग है, तो जो सबसे अलग होगा उसी को छांटना रहता है, तो टीन हो जाएगा, ठीक है। विषम शब्द चुनिए, बुध, शुक्र, पृथ्वी, फोमोस, डिमोस, ठीक है। इसमें से विषम क्या होगा आप सभी जरूर जान रहे होंगे, सबको बता दिया गया, सबको नोट्स दे दिया गया है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, ये सभी क्या है, ग्रह हैं, ग्रह हैं। लेकिन फोबोस और डीमोस ये सब क्या है, उपग्रह है, किसके, मंगल के। तो ये सभी चीजों को जानते रहिएगा। और सभी को देखिए जी, प्रैक्टिस सेट आप देख रहे हैं, नोट्स जरूर खरीद के डेली तैयारी में जुड़ जाइए। सिर्फ और सिर्फ बहुत कम रुपए में आपको यहाँ पर तैयारी करवाई जा रही है, जो कि सबसे कम है अभी तक के जितने चैनल, उसमें सबसे कम आप यहीं का रेट है, और सबसे कम में तैयारी करवाएगा, और वो भी पाठ्यक्रम पर आधारित, कोई नहीं आपको नोट्स दे सकता है। तो इसलिए आप इसी से जुड़ करके जरूर तैयारी कर लीजिए, ठीक है। लेट नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत समय निकल चुका है, अब बहुत समय अभी है भी जिसमें आप जुड़कर तैयारी करें। विषम शब्द चुनिए, गेंदा, ट्यूलिप, कमल या गुलाब। देखिए ये गेंदा कह लीजिए या कमल कह लीजिए, गुलाब कह लीजिए, ये सब क्या चीज़ है, सभी यहाँ पर फूल है। लेकिन ट्यूलिप क्या है, एक पौधा है जिनके अंदर सभी एक फूल है, ठीक है। पावक का सही संधि विच्छेद क्या है, पाव जोड़ क, पा जोड़वक, पो जोड़क, पौ जोड़क। तो क्या हो जाएगा पावक का, तो पौ जोड़ अक हो जाएगा, ठीक है। जगदीश का सही संधि विच्छेद कौन है, जग जोड़दीश, जगत जोड़ीस, जगदी जोड़ीस, स और कोई नहीं है। तो जगदीश का सही संधि विच्छेद जो हो जाएगा, जगत जोड़ ईस हो जाएगा, और 1001 बारी संधि विच्छेद आया हुआ है, ठीक है। सदाचार का सही संधि विच्छेद क्या है, सदाचार का सही संधि विच्छेद क्या है आपको बताना है, ठीक है। सदा जोड़ अचार, सत जोड़ अचार, सद जोड़ अचर या कोई नहीं, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। सदाचार का सही संधि विच्छेद होता है सत जोड़ आचार, ये भी 501 बार आपका संधि विच्छेद पूछा गया है, ठीक है। सभी पूछे हुए प्रश्न को ही हम खाली लेकर के आते हैं, इसीलिए हाथ से लिखते हैं आपको कि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दे दे, ठीक है। उच्चारण का सही संधि विच्छेद क्या है, 101 बार आया हुआ है। उच्च जोड़ चारण, उत जोड़ चारण, उच्चारण कोई नहीं, तो उच्चारण का सही संधि विच्छेद होता है उत जोड़ चारण होता है, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, सन्मार्ग का सही संधि विच्छेद है, क्या होता है सन्मार्ग का सही संधि विच्छेद। देखिए सन्मार्ग, सन जोड़ मार्ग, सनमा जोड़ गर, सत जोड़ मार्ग या कोई नहीं, ठीक है। तो सन्मार्ग का सही संधि विच्छेद देखिए होता है सत जोड़ मार्ग, क्या होता है सत जोड़ मार्ग, सन्मार्ग का सही संधि विच्छेद होता है, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, उल्लास का सही संधि विच्छेद है, उल्लास का सही संधि विच्छेद क्या होगा, उल जोड़ लास, उत जोड़ लास, उल्ला जोड़ स या कोई नहीं। तो उल्लास का सही संधि विच्छेद जो होता है उत जोड़ लास होता है, और ये जो है आपका यहाँ पर 201 बार आपके आकलन परीक्षा और जेटेड परीक्षा में बार बार पूछा जा रहा है, हिंदी से आने वाला सभी प्रश्न, ठीक है। 25 को रोमन संख्या में लिखा जाएगा, कैसे लिखा जाएगा, रोमन संख्या का देखिए वीडियो हमने इस कदर आपको दिया है कि आप उसको देखिएगा तो रोमन संख्या जिंदगी में कभी नहीं भुलाइएगा। इस तरह से 4 गो सर्फ एक्सल और 3 गो सीडीएम साबुन के ट्रिक पर आपको जो रोमन संख्या हमने बता दिया वो कहीं आपको नहीं मिलने वाला है। तो अगर आप नोट्स नहीं ले रहे हैं तो आपका नुकसान है, ठीक है। तो 25 को रोमन संख्या में लिखिए, तो 25 से क्या हो जाएगा, तो देखिए एक्स एक्स भी क्या हो जाएगा, एक्स एक्स भी, एक्स 10 हो गया, फिर 10 20 और ये 5 25 हो गया, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, यहाँ पर 2 भागे 2 प्लस 3 प्लस 5 का मान क्या होगा, ठीक है। ये बोर्डमास का नियम है, ये बोर्डमास या जिसको हम लोग कहते हैं बदमाश का नियम है। तो सबसे पहले किसका काम होगा, भाग के फिर जोड़ के होगा। तो 2 में 2 से भाग दिए तो 1 प्लस 3 प्लस 5 तो कितना हो गया, 9 हो गया ना। तो 9 इसका राइट आंसर कहाँ दिया हुआ है, सी में दिया हुआ है। देखिए जब भी प्रैक्टिस सेट बनाते हैं कॉपी और पेन लेके बैठिए, समझ गए, तभी जल्दी जल्दी बनेगा। समझिए कि हम एग्जाम देने बैठ रहे हैं। 3 भागे 3 गुने 5 केकर काम पहले होगा, भाग के, बदमाश है डी है, तब एम आ रहा है तो पहले डिवाइड है तब मल्टीप्लाई है। 3 भागे 3 1 गुने 5 तो कितना हो गया, 5 हो गया ना। 5 किस में है, सी में है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
इनमें बुद्धि के संबंध में क्या सही है? बुद्धि इसमें वृद्धि के संबंध में क्या सही, सॉरी बुद्धि नहीं है, वृद्धि, ठीक है। वृद्धि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, वृद्धि कभी भी हो सकता है, वृद्धि एक निश्चित समय तक होता है या सभी, ठीक है। तो वृद्धि के संबंध में क्या सही है? तो वृद्धि निरंतर चलने वाली, ठीक है, वृद्धि होता ही रहता है ना, वृद्धि कभी भी हो सकता है, वृद्धि एक निश्चित समय तक होता है या सभी। तो देखिए इसमें जो है वृद्धि एक निश्चित समय तक होता है, ठीक है, वृद्धि क्या होता है? एक निश्चित समय तक होता है, सी इसका राइट आंसर होगा। विकास के संबंध में क्या सही है? विकास एक निश्चित समय तक होता है, विकास रुक जाता है, विकास के लिए समय निर्धारित नहीं होता है या सभी, ठीक है। तो देखिए इसका राइट आंसर जो होता है, विकास के लिए समय निर्धारित नहीं होता है, यह अनवरत होते रहता है, ठीक है, वेरी गुड, विकास अनवरत चलते रहता है। यदि शब्द बैंकर के अक्षरों को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो ऐसे कितने अक्षर होंगे जिनका स्थान अपरिवर्तित रहेगा, ठीक है। तो बैंकर के अक्षरों को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने स्थान, 1 2 3 4, मतलब कितना स्थान नहीं बदलेगा, ठीक है। तो देखिए नीचे नोट्स बनाया हुआ है, बैंकर को लिख दिए। अगर इसको वर्णमाला के आधार पर आप ले चलिएगा तो सबसे पहले क्या होगा, ए होगा, फिर बी होगा, फिर ई होगा, फिर के होगा, फिर एन होगा और फिर आर होगा। तो बढ़ते क्रम में हम वर्णमाला के अनुसार चलेंगे। तो देखिए 2 गो अक्षर ऐसा है जो अपरिवर्तित रहा, उसका स्थान नहीं बदला, तो यही 2 गो अक्षर जो है अपरिवर्तित रहा, के और आर नहीं बदला, ठीक है। अगला देखिएगा, 22 मीटर गुने 18 मीटर के आयताकार भूखंड में ₹30 प्रति वर्ग मीटर की दर से मिट्टी भरने की लागत क्या आएगी, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए आयताकार भूखंड है, मतलब आयताकार जमीन है, तो उसका प्रति वर्ग मीटर की दर से, तो 1 वर्ग मीटर इसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए ना। इसका क्या निकाल लीजिएगा, क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुने चौड़ाई निकाल लीजिए और उसमें 30 से गुना करेंगे तो रुपया 1180, 11,880, 12,880, कोई नहीं, ठीक है। तो आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 12 गुने 18 किया तो देखिए आया है कितना, 396 वर्ग मीटर, और 1 मीटर भरने का लागत 30 रुपया है, तो 396 मीटर भरने का लागत क्या होगा, तो 396 गुने 30, ठीक है, 396 गुने 30 यानी 11,880 रुपये लगेगा, यही इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए देखिएगा, एक आयताकार कमरे का क्षेत्रफल 48 वर्ग मीटर है, यदि चौड़ाई 6 मीटर है तो आयत की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए लंबाई, अगर क्षेत्रफल सिर्फ पूछेगा तो लंबाई गुने चौड़ाई कीजिए, लेकिन अगर लंबाई पूछेगा तो क्षेत्रफल में भाग दीजिए चौड़ाई से, अगर चौड़ाई पूछेगा तो क्षेत्रफल में भाग दीजिए लंबाई से सीधे, क्योंकि स्पीड में आपको बनाना है, आपको कम समय में ज़्यादा आंसर देना है, ठीक है। तो कमरा का क्षेत्रफल दिया है 48 और चौड़ाई दिया हुआ तो लंबाई पूछ रहा है, तो 48 में 6 से भाग दे दीजिए ना, कितना हो गया, 6 है 48 यानी 8 मीटर होगा, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, फटाक से दे देना है, ठीक है। एक आयताकार कमरे का क्षेत्रफल 54 मीटर स्क्वायर है, यदि आयत की लंबाई 9 मीटर है तो आयत की चौड़ाई क्या होगा, ठीक है, 7 8 9 10 क्या होगा, अभी बताएं ना, क्षेत्रफल दिया हुआ है और लंबाई दिया हुआ है तो चौड़ाई निकालना है, तो क्षेत्रफल बटे चौड़ाई, तो 9 6 कितना हो गया, 54, यानी इसका आंसर कितना आना चाहिए, तो 6 आना चाहिए। 6 किस में है, डी में है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो एक सूत्र को याद रखिए और सब मारते जाइए। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, ठीक है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो विश्व में स्थान है वो आपका कौन सा है, 7वां है। देखिए कौन सा है, 7वां है, और ये 1001 बार पूछा गया है। इसका हम आपको ट्रिक भी दिए हैं, तो इसका ट्रिक भी आप लोग देख लीजिएगा, ट्रिक से देखिएगा तो पहला दूसरा तीसरा चौथा कौन पूछेगा ना, आप बता दीजिएगा, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा देश, भारत का तो 7वां स्थान है, लेकिन सबसे बड़ा कौन है, तो रूस है, कौन है, रूस है सबसे बड़ा, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश कौन है, रूस, अमेरिका, कनाडा, चीन, कौन है, तो यहाँ पर देखिए कनाडा होगा। अब आपको हम बता दे रहे कि रटिएगा मत, रटिएगा तो जिंदगी में कहीं याद ना होगा, समझ गए ना। तो इसको ट्रिक से देखिएगा, तो ट्रिक भी आपको हम दे रहे हैं, यहाँ देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के बड़े देशों का नाम याद रखने का ट्रिक, देखिए बहुत बार अमेरिका को धीराता है, रुक रे चीन, अमेरिका बल भारत आ रहा है, अमेरिका बल आया भारत, रुक चीन, यहाँ किसको धीरा रहा है, भारत किसको, चीन को, कि रुक चीन, अमेरिका वाला बल आ रहा है हमारे भारत में। तो रू का मतलब है देखिए रूस, क का मतलब है देखिए कनाडा, चीन है, और अमेरिका का मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका, बल का मतलब है देखिए ब्राजील, और आया का मतलब है ऑस्ट्रेलिया, और भारत का मतलब है भारत, यानी भारत का मतलब है भारत। तो अब देखिए पहला स्थान किसका है, रूस का है, दूसरा स्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से हम लोग देख रहे हैं, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है रूस, दूसरा का है कनाडा, तीसरा का है चीन, चौथा तो देखिए पहला तो याद रखते हैं, अब भारत वाला याद रखते हैं बहुत बड़ा, लेकिन कभी कभी बीच वाला भी पूछा है, तो ऐसे ट्रिक से देख लीजिएगा, तो हम सारा चीज देखिए आपको
बहुत सा वीडियो हम ट्रिक से और बहुत सा नोट्स ट्रिक से दे दिए हैं, तो आप लोग सभी जुड़िएगा तभी मिल पाएगा, ठीक है। और अभी बहुत सा आपको मिलेगा सिर्फ उतना ही में जो अभी बाकी है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की आबादी कितनी है? 120 करोड़, 128 करोड़, 121 करोड़, 125 करोड़। राइट आंसर है 121 करोड़, ठीक है। विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या किस देश का है? रूस, चीन, कनाडा या भारत? अब देखिए जनसंख्या, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से नहीं दे रहा है, ये जनसंख्या है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे अधिक जो है आपका किसका है? चीन का है, ठीक है। दूसरा स्थान भारत का है। कमल का समानार्थी शब्द क्या है? नभ, असुर, अरविंद या दैत? कमल का समानार्थी शब्द, जिसको पर्यायवाची शब्द यानी उसी के समान अर्थ रखने वाला शब्द कौन है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर अरविंद, ठीक है। अरविंद को कमल भी कहते हैं। किरण का पर्यायवाची शब्द है रश्मि, चक्षु, लोचन या ईश्वर? क्या है? तो किरण को देखिए यहाँ पर रश्मि कहते हैं, चक्षु मतलब आंख, लोचन माने आंख और ईश्वर माने भगवान, यानी रश्मि होगा, किरण का रश्मि होगा, ठीक है। अगला देखिएगा, कुत्ता का समानार्थी शब्द है, कुत्ता का वस्त्र, आकाश, काक या कुकुर ना? तो कुत्ता का समानार्थी शब्द क्या होता है? कुकुर होता है। क्या कहते हैं? कुत्ता को कुकुर कहते हैं, तो इसका समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कुकुर होगा ना, जो उसी के समान होता है। इनमें कौन घर का समानार्थी शब्द नहीं है? बताना है, घर का समानार्थी शब्द कौन नहीं है? आवास, सलील, गृह या सदन? तो देखिए घर को क्या क्या कहा जाता है? घर को आवास कहा जाता है, घर को गृह कहा जाता है, घर को सदन कहा जाता है, लेकिन सलील जो है ये घर को नहीं कहा जाता है, ठीक है। घर को सलील नहीं कहा जाता है। इनमें चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। चलिए देखिए, चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द नहीं वाला बताना है। तो शशि भी चंद्रमा को कहते हैं, इंदु भी चंद्रमा को कहते हैं, राकेश भी चंद्रमा को ही कहते हैं, लेकिन प्रकाश जो है चंद्रमा को नहीं कहते, ये अलग चीज है, ठीक है। तो इसमें चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं हुआ? तब पर चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द शशि भी हो गया, इंदु भी हो गया, राकेश भी हो गया, प्रकाश नहीं हुआ। तो नहीं वाला पूछा था, इसलिए राइट आंसर का डी होगा। तो हम देखिए, जब एग्जाम दीजिएगा तो बारीकी से पढ़िए, तो खाली देख लीजिएगा इसमें कौन चंद्रमा का सही पर्यायवाची शब्द है, हाँ और नहीं देखिएगा। पानी का पर्यायवाची शब्द है अम्बु, जल, वारी, कोई नहीं या ए बी सी तीनों? तो ये तीनों है, कौन है? तीनों है आपका। अम्बु भी कहते हैं, जल भी कहते हैं, वारी भी कहते हैं पानी को, ठीक है। अगला, आग का पर्यायवाची शब्द है अनल, अभिलाषा, प्रभु या कोई नहीं? आग का पर्यायवाची शब्द कौन है, ठीक है। तो आग का पर्यायवाची शब्द जो होता है देखिए यहाँ पर अनल होता है, ठीक है। अनल होता है। अभिलाषा मतलब इच्छा होता है, प्रभु मतलब ईश्वर होता है, कोई नहीं यानी अनल होगा। औरत का पर्यायवाची शब्द है नेत्र, तुरंग, अंबर या स्त्री? नेत्र आंख का पर्यायवाची शब्द हो गया, तुरंग यहाँ पर घोड़ा के लिए है, अंबर यहाँ पर वस्त्र के लिए, इसलिए औरत का क्या होता है पर्यायवाची शब्द? स्त्री होता है, ठीक है। क्या होता है? स्त्री। कपड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है अंबर, वस्त्र, परिधान या चक्षु? कपड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, नहीं वाला बताना है। तो कपड़ा को अंबर कहते हैं, वस्त्र भी कहते हैं, परिधान भी कहते हैं, लेकिन चक्षु नहीं कहते हैं। चक्षु माने आंख होता है, तो नहीं पूछा था। तो कपड़ा का पर्यायवाची शब्द अंबर हो गया, वस्त्र हो गया, परिधान हो गया, लेकिन चक्षु नहीं है, तो नहीं पूछा था, यानी चक्षु आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, राज्यसभा को क्या कहा जाता है? द्वितीय सदन, उच्च सदन, अस्थाई सदन या सभी? देखिए आपको हम बता दे रहे हैं, लोकसभा और राज्यसभा से संबंधित ट्रिक भी आपको हम दे दिए हैं, अगर उसको देख लीजिएगा तो लोकसभा और राज्यसभा से क्या कहते हैं अगर पूछा जाता है तो आप जिंदगी में कहीं ना भुलाइएगा। लेकिन आप सभी नोट्स नहीं ले रहे हैं तो इसी में आपको दिक्कत है, तो जरूर सबको देख लीजिएगा आप। तो ये प्रैक्टिस सेट है, तो एक ट्रिक है, याद रखिएगा, पान लो दूसरा, पान लो दूसरा, बहुत बार सुने होंगे दोस्त यार से। तो देखिए लो का मतलब है, देखिए लोकसभा, लो का मतलब क्या है? लोकसभा। तो लोकसभा को क्या क्या कहते हैं? तो पी का मतलब है प्राथमिक सदन, अ का मतलब है अस्थाई सदन और एन का मतलब है निम्न सदन। यानी लोकसभा को प्राथमिक सदन कहा जाता है, अस्थाई सदन कहा जाता है और निम्न सदन कहा जाता है, ठीक है, ये लोकसभा को। और देखिए दूसरा आर ए का मतलब है, देखिए राज्यसभा, आर ए का मतलब है राज्यसभा, ठीक है। यानी राज्यसभा को क्या कहा जाता है? द्वितीयक सदन कहा जाता है, ऊपरी सदन कहा जाता है और अस्थाई सदन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अस्थाई सदन कहा जाता है। तो याद रखिएगा, पान लो दूसरा, बहुत अच्छा ट्रिक है। तो राज्यसभा को क्या कहा जाता है? तो राज्यसभा के लिए भी क्या आपको ट्रिक हम दिए, बताइए? दूसरा, राज्यसभा के लिए दूसरा याद रखना है, दूसरा, ठीक है। ये राज्यसभा हो गया। तो द्वितीयक सदन कहते हैं, उच्च सदन कहते हैं और अस्थाई सदन कहते हैं, इसलिए सभी होगा। क्या होगा? सभी होगा, ठीक है। चलिए अगला देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, बनाया हुआ भी है। लोकसभा को क्या क्या कहा जाता है? तो लोकसभा के लिए भी हम क्या बोले? पान लो, यही ना है। तो लो का मतलब लोकसभा। अब पान का क्या क्या होता है? तो पी का मतलब प्राथमिक सदन, अ का मतलब अस्थाई सदन और एन का मतलब निम्न सदन, यानी ये सभी कुछ कहा जाता है लोकसभा को, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, पान लो हो गया ना। प्राथमिक रंग के नाम से किसको जाना जाता है? लाल, हरा, नीला या सभी, ठीक है।
तो याद रखिएगा लहंगा, याद रखते हैं कि लहना हमारा लेवे जा लाऊ रे यार, कहते हैं ना, सबको कहते हैं लहना लेना है। तो ये लाल, हरा और नीला ये सभी प्राथमिक रंग है, ठीक है। लहंगी के लहना ले जाए के बाद, ठीक। अब देखिएगा यहाँ पर 5/11 के पावर 6 का व्युत्क्रम क्या होगा, ठीक है। का व्युत्क्रम क्या होगा आपको बताना है, ठीक है। तो इसका व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, आपको उल्टा होता है ना, व्युत्क्रम का मतलब उल्टा होता है। तो इसका राइट आंसर जो है यहाँ पर सी है, सिर्फ अंश और हर को उल्टा कर देना है। 2 का पावर 5, 2 का पावर 7, 2 का पावर 3 के घात में कितना लिखेंगे, ठीक है, कितना लिखेंगे आपको बताना है, ठीक है। तो 2 हो गया, अब 5 7 12 और 3 कितना हो गया 15, तो 2 का पावर 15। गुना में क्या होता है, पावर जुटता है, ऊपर वाला पावर जुटता है जब गुना है तो 2 का पावर 15 हो गया, ठीक है। नोट्स जो करते हैं उनके लिए नोट्स बनाया हुआ है। 3 का क्यू, 3 का पावर 3 का 5 का मान क्या होगा, ठीक है। तो 3 हो गया, सब गुना में है, सेम चीज़ है। अब इसको जोड़ दिए, 3 4 7 और 5 12, तो 3 का पावर क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, यही इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। 7 का पावर 5 भागे 7 का पावर 2 का मान क्या होगा, ठीक है। तो 7 का पावर 5 भागे 7 का पावर 2, तो 7 5 माइनस 2 यानी 7 कितना हो गया 3 हो गया, यही आप लोगों का क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो गया, ठीक है। यही आप लोग का आंसर होगा। भाग में क्या होता है, पावर घटता है, भाग में पावर घटता है। यहाँ नोट्स बनाया हुआ है, ट्रिक दिया हुआ है, सूत्र दिया हुआ है। 11 का पावर 5 भागे 11 का पावर 4 का मान क्या होगा। देखिए अगर इसको ऐसे बनाइएगा तो 11 का पावर 5, तो 11 कै बार लिखिएगा बताइए, 5 बार लिखिएगा ना, 5 बार, ठीक है। 5 बार हम लिख दिए हैं, कै बार लिख दिए हैं, 5 बार लिख दिए हैं। अब बट्टे 4 है, भागा मतलब बट्टा, और 11 का पावर 4, 11 कै बार लिख दिए, 4 बार लिख दिए। कै बार लिख दिए, 4 बार लिख दिए। तो 1 बार कटा, 2 बार कटा, 3 बार कटा, 4 बार कटा, तो यही आंसर हो गया। तो 11 आंसर हो गया, ठीक है। क्या हो गया इसका आंसर 11, और नहीं तो घटा दीजिएगा, ओके। 5 का पावर 2 का पावर 4 का मान बताइए। तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है x का पावर m और इसका भी पावर n हो तो क्या होता है x का पावर m इंटू n, यानी इस दोनों को गुना कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप गुना करेंगे तो कितना होगा, 2 चौके 8, यानी 5 का पावर कितना होगा 8 होगा, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, 3 का स्क्वायर का पावर 5 का मान क्या होगा। तो 3 हो गया, अब ये 2 बच्चे कितना कर लेंगे, 10 कर लेंगे, 3 का पावर 10 हो जाएगा, और एक इसमें सी में है, यही इसका राइट आंसर। पॉइंट कॉपी लेकर बैठिएगा, फटाफट बताते चलिएगा कि क्या आंसर होगा। 5 का स्क्वायर गुने 5 का मान क्या होगा, पावर 5 का मान क्या होगा। तो 5 हो गया, और ये क्या करेंगे हम लोग, इसको यहाँ पर गुना कर लेंगे। तो 2 गुने 5 यानी 5 का पावर 2 बचे 10, 5 का पावर 10 होगा, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, आग का आविष्कार किस काल में हुआ, पुरापाषाण काल, नवपाषाण काल, आदिकाल या कोई नहीं। तो इसका भी आपको वीडियो दे दिया गया है और पूरा नोट्स भी दे दिया गया है। तो आग का आविष्कार किस में हुआ, तो पुरापाषाण काल में हुआ। किस में, आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में हुआ, ठीक है। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ, नवपाषाण काल, पूर्वपाषाण काल, मध्यपाषाण काल या कोई नहीं। तो यहाँ पर पहिए का जो आविष्कार है वो आपका नवपाषाण काल में हुआ, ठीक है। कृषि की शुरुआत किस काल में हुआ, नवपाषाण काल, पूर्वपाषाण काल, मध्यपाषाण काल या कोई नहीं। तो कृषि का शुरुआत जो है नवपाषाण काल का देन है। तो इस तरह से आप डेली शाम को प्रैक्टिस सेट, सुबह में प्रैक्टिस सेट, अब बीच दोपहर में भी आपको प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा। यदि आप यहाँ पर जुड़ करके तैयारी करते हैं तो आपको मैं बता देता हूँ 101% आकलन परीक्षा में आपका रिजल्ट होने जा रहा है। इसलिए सारे नोट्स, पीडीएफ और वीडियो को लेकर के आप देख लीजिएगा, जिससे कि आप 101% आकलन परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सके। वीडियो के अंत तक जुड़े रहें, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।